हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी के क्लास हिस्ट्री क्लास 6 मेगा टेस्ट में। ठीक है, तो मौर्य वंश से संबंधित करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मिक्स रहेगा। ठीक है, सो क्लास 6 का स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का जो ये हुआ राजा है, इन राज्यों का सही वंशानुक्रम कौन सा है? तो मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, फिर बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ। ठीक है, इस प्रकार क्या है, क्रम सही है। ओके, मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा, तीन महत्वपूर्ण राजा हुआ, कौन कौन? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ओके, बुर्ज होम कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में स्थित है। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है शक के विजेता। ओके, शक को हराया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ओके, पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया था? हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि। आप पुलकेशिन द्वितीय ही हराया था, आपको पता है, नर्मदा के तट पर। ओके, तो पुलकेशिन द्वितीय याद रखिएगा। पुलकेशिन परमेश्वर, पुलकेशिन परमेश्वर, पुलकेशिन और परमेश्वर दोनों पापा से चालू हो रहा है। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा किस वंश की दूसरी राजधानी बनी? दूसरी राजधानी बनी कुषाण की। ठीक है, किसकी बनी थी? कुषाण की बनी थी दूसरी बार मथुरा। 2000 साल पहले बना था। ओके, कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। ओके, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। और दूसरी बार मथुरा बनी थी राजधानी कुषाण की। ओके, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ है? कोल्डी हवा कहाँ है? कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा, हवा हुआ ये सब भाषा जो बोला जाता है या तो बिहार या यूपी में। ठीक है, कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ओके, किस वेद में मवेशियों बच्चों को, खासकर पुत्रों को और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं? तो किसमें है घोड़ों के लिए? तो ऋग वेद में। प्रार्थना से संबंधित है, जरूरी नहीं कि घोड़ा इसमें बोले, अगर इसमें प्रार्थना संबंधित आ जाए तो ऋग्वेद ही मारिएगा। ठीक है, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं भी है। ठीक है, और खासकर पुत्रों के लिए भी है। कहाँ? तो ऋग्वेद में। ओके, मवेशी बच्चों खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। ओके, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, आखेटक का मतलब होता है पहला नंबर पर शिकारी, और इसका खाद्य संग्राहक होते हैं आखेटक लोग। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका प्रमाण कहाँ मिला है? लाल त्रिकोण वाले स्थान पर। ओके, लाल त्रिकोण वाले स्थान पर। ओके, देखिए, शिकारी बोला है, शिकारी लोगों का क्या होता है? तलवार धनुष से लाल रंग का होता है, खूने खून से लाल रंग का होता है। और कोना रहेगा, 3 कोना रहेगा, तभी तो खून कर पाएगा। तो लाल त्रिकोण में ही एविडेंस मिला है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में किसने की थी? कार्लायल ने। किसने? कार्लायल ने किया था। पहले तो यही पूछेगा रामपुरवा स्तंभ कहाँ है, तो बोलिएगा कि चंपारण में है। ठीक है, बिहार के चंपारण में है रामपुरवा स्तंभ। ओके, पहला नंबर पर ये बोलिएगा। और ये कहाँ है? चंपारण में है। कब खोजा किया गया था? 1872 में। ठीक है, तो किसने की थी? कार्लायल ने। ओके, 1872 में किसने किया था? कार्लायल ने।
गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 241 वर्ष ईस्वी का अंतर है। गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने का अंतर है? 241 साल का अंतर है। ओके। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? 12। ओके। दक्षिणापथ के कितने शासक, सबसे पहले ये दक्षिणापथ के याद रखिएगा, और कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो 12। देखिए 12 हो गया, और समुंदर भी 2 से ही लिखाता है, ठीक है। 2 लिखिएगा फिर उसको सा बना दीजिएगा, तो समुद्रगुप्त याद रखिएगा, तो 12 राजा से याद रखिएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। 2 सा का निर्माण होता है, तो 12 राजा का समर्पण हुआ था। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान कौन थे? पाणिनि, ठीक है। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले कौन विद्वान थे? पाणिनि था। ओके। शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल के कराड़ी नामक स्थान पर, ठीक है। और वृत्त की परिधि जो नापने का मेथड दिया था किसने? तो आर्यभट्ट ने दिया था। वृत्त का परिधि मैं बोल रहा हूँ। ओके। कौन सा नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? दाओजली हेडिंग है, ठीक है। दाओजली हेडिंग जो है यह नवपाषाण काल स्थल है, और ये असम में स्थित है। ओके। दाओजली हेडिंग, ठीक है। दाओजली हेडिंग आपको कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा, ये नवपाषाण स्थल है। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ओके। किस स्थल से भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और हड्डियां मिली है, जिसमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं? तो मेहरगढ़ से मिली है। फिर सुनिए, किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है? ओके। जिसमें किसका हर प्रकार का जानवर का मिला कि जिसमें कौन कौन हिरन जैसे है? हिरन है, सूअर है, जंगली जानवर भी है, और भेड़ भी है, बकरियां भी है। ओके। ये ज्यादातर मिला है मेहरगढ़ में। ओके, मेहरगढ़ में। ओके। भेड़ बकरिया का लगभग सेम शकल होता है, खाता ही है। हिरन का भी सेम शकल के आसपास होता है। सूअर भी लोग खाता ही है, ठीक है। और जंगली जानवर भी पहले ही खाता था, लेकिन मान के चलिए ये ट्रिक बता रहा हूँ कि कॉमन कैसे याद करना है। ओके। मेहरगढ़ में मिली है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सबसे कम हुआ है गंगा और यमुना का, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुआ सिंधु का। ओके। सबसे ज्यादा सिंधु का हुआ है, और गंगा यमुना का कम हुआ है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हो है? विनय पिटक में। ओके। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन, कैसा जीवन होना चाहिए? संघ जीवन के नियम प्राप्त है। ये कहाँ किसमें प्राप्त हुआ? विनय पिटक में प्राप्त हुआ है। ओके। विनय पिटक में संघ जीवन का नियम प्राप्त हुआ है। ओके। संघ जीवन, संघ में रह करके विनय कैसे सीखा जाता है ये सीखो, ठीक है। विनय पिटक। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया है? कुत्ता को। सबसे पहले जंगली जानवरों में कुत्ता को पालतू बनाया गया था। ओके। 20 और जन के नाम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ओके। 20 और जन, ये जो नाम है मिलते हैं किस वेद में? ऋग्वेद में। ओके। ऋग्वेद में मिलते हैं 20 और जन। लौरिया नंदनगढ़ जो अभी चंपारण में है। ओके। रामगढ़ भी है आपका चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ भी चंपारण जो बिहार में है,
इस स्तंभ किसका चित्र बना हुआ है? चंद्रगुप्त भले अशोका का, सॉरी मोर का, ठीक है। किसका बना हुआ? लौरिया नंदन का है मोर का बना हुआ किसका स्तंभ, स्तंभ पर चित्र मिला है मोर पर, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ में जो चंपारण में है। और इस स्तंभ पाया गया यहाँ पर, तो किसका चित्र मिला है? मोर का। ओके। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल हाँ, गेहूं और जौ को सबसे पहले मनुष्य ने उगाया था, सबसे पहले गेहूं और जौ को। लौरिया नंदनगढ़ में किसका चित्र बना हुआ है स्तंभ पर? मोर का। कलिंग किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ओके, कलिंग कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। कोल्डीहवा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। कलिंग किस राष्ट्र में? ये तो है, कलिंग का राजधानी क्या था? तोसली था, बताए थे। आर्यभट्टीय के लेखक आर्यभट्ट है। ओके, किस के संबंध में है? ज्योतिष शास्त्र भी है, खगोलक भी थे, या गणितक भी थे, ठीक है। गणितक भी थे, खगोलक भी थे और ज्योतिष भी थे, आर्यभट्टीय के लेखक। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाता है? वेदिका, ठीक है। ये चारों ओर क्या लगता है? वेदिका लगती है। ओके, प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम का तो बिंदुसार हुआ, ठीक है। लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश का बात नहीं कर रहा है, गुप्ता वंश का, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ओके, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। कांचीपुरम में किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी, ठीक है। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव की। ओके, 71% लोगों ने सही मारा है, लेवल आसान है इसका। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? विश्वामित्र के साथ। फिर से सुनिए, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप है? यानी किसके साथ बात कर रहा है? सतलुज नदी के साथ और ब्यास नदी के साथ। भाखड़ा नागा डैम सतलुज नदी पर ही, याद रखिएगा। और विश्वामित्र जो ऋषि है बात कर रहा है किससे? सतलुज नदी से और ब्यास नदी से। सतलुज नदी से और ब्यास नदी से। ये कहाँ व्याख्या मिलेगा आपको? ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है। नदियों से बात कर रहा है विश्वामित्र। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? धम्म महामात्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महामात्य, अमात्य नहीं, महामात्य के नाम से, धम्म महामात्य के नाम से जाना जाता है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ओके, शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? धम्म महामात्य के नाम से जाना जाता है। वैदिक राजा के धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? पुरोहित। ओके, वैदिक राजा के धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? पुरोहित लोग करता था। ओके, धार्मिक अनुष्ठान जैसे पूजा पाठ होता है ना, उसको कौन करेगा? तो पुरोहित लोग करता था। ओके, अब विश्वामित्र जो ऋषि था व्यास और सतलज के साथ बातचीत कर रहा है, ये मिलेगा ऋग्वेद में। वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, ठीक है। वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाई नुमादार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
ओके। किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनवा के प्राप्त हुआ है, कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है आदमी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसके काल में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ जो है किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। ओके। समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को जीता था। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास। गर्त ऐसे भी गड्ढा ही होता है, ठीक है। तो गड्ढे के नीचे बनाकर रहने वाला को क्या कहा जाता है? गर्तवास कहा जाता है। ओके। गेहूं और जौ उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं मेरगढ़ से। ओके। गर्तवास आप देख सकते हैं यूट्यूब पर आसानी से। लोग बहुत से आदिवासी लोग बनाता है गड्ढे के नीचे घर। गेहूं और जौ सबसे पहले उगाया गया था और ये सबूत मिला है मेहरगढ़ में। ठीक है। बुर्ज हम जम्मू कश्मीर में। कोलडेवा कहाँ है? यूपी में है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को प्राप्त किया था? वैशाली को प्राप्त किया था। फिर सुनिएगा, लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, ठीक है। उसके साथ विवाह करता कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके। ने और इसको मिला था कौन सा जगह? तो वैशाली मिला था। ओके। किस राज्य को प्राप्त किया था? तो वैशाली को प्राप्त किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके। कुमार देवी से शादी हुआ। अब बिहार में ज़्यादातर लोग क्या नाम लगाता है? कुमार, बिहार यूपी में, ठीक है। तो कुमार देवी याद रखिएगा। अब वैशाली मिला था। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे कौन सा नगर बसा था? धौलावीरा। ओके। कौन सा मिला था? धौलावीरा। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे, कौन सा बेट? खदीर बेट के किनारे मिला है। कौन सा नगर बसा था? तो धौलावीरा बसा हुआ था। ओके। कच्छ के इलाके में धौलावीरा बसा हुआ था। लोथल भी गुजरात में ही है, याद रखिएगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये नदी में नहीं गिरती है नदी, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। ओके। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। अशोक के शिलालेख स्तंभ लेख आर्य गुहा लेख की लिपि कैसी है? ब्राह्मी है। ओके। अशोक के शिलालेख स्तंभ आलेख गुहा लेख की लिपि कैसी है? ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि ही मगधी लिपि कहलाती है। ओके। या देवनागरी लिपि। चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासक की स्थापना में सहायता की थी? तो कौटिल्य ने हेल्प किया था। वान भट्ट किसके दरबार में एक कवि था? हर्षवर्धन के। ओके। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? प्राची प्रांत की राजधानी थी। फिर सुनिएगा, अशोक के काल में पाटलिपुत्र जो था किस प्रांत की राजधानी थी? तो प्राची प्रांत की कहा जाता था। यानी पाटलिपुत्र कैपिटल था, ये तो पता है, लेकिन ये कैपिटल किसका था? प्राची कहलाता है। प्राची से प्राचीन याद रखिएगा, यानी सबसे पहले। प्राचीन का मतलब पुराना होता है। चंद्रगुप्त ने किसको जीता था? पाटलिपुत्र को ही जीता था, यानी प्राची क्षेत्र को। वो सबसे ऐसे भी पुराना होगा, धीरे धीरे और
अपने क्षेत्र को बढ़ाया था। ओके, अशोक के समय 5 प्रांत हो गया था और एक प्रांत का नाम क्या था? प्राची, जिसका कैपिटल पाटलिपुत्र था। ठीक है। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ? 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध चालू होता है, जिसकी राजधानी तोसली थी। 8 वर्ष बाद क्या होता है? युद्ध चालू कर देता है, कलिंग को हरा देता है। ओके, 8 वर्ष बाद राजा बनने के बाद किस पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी? तो विनय पिटक में मिलता है, पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। इसमें विनय पिटक से पता चलता है। ओके, विनय असंघ कहा जाता है, संघ का विचार आता है विनय पिटक से। ठीक है। कौन सा पिटक है जो हमें पता चलता है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था मिलती है? विनय पिटक में लिखल है। ओके, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई? 99% जो कि कहानी जो घटित हुई पूरा पाषाण काल में घटित हुई थी। ओके, कौन सा काल में? पूरा पाषाण काल में ज़्यादातर जो घटना घटित हुई मानव इतिहास का जो कहानी है 99% पूरा पाषाण काल में घटित हुई थी। जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है? दावोजली हेडिंग से। कौन सा पत्थर? जेडाइट पत्थर। ओके, ये असम के इलाका में है। कौन सा पत्थर? जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ? दावोजली हेडिंग से। ओके, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। दावोजली हेडिंग जेडाइट पत्थर प्राप्त हुआ दावोजली हेडिंग से, जो कहाँ है? असम में है दावोजली हेडिंग। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्पन्न हुई थी? ब्राह्मी लिपि में बताए थे। फिर से सुनिए, आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपिया से उत्पन्न हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है ज़्यादातर लिपियाँ सैकड़ों वर्ष पहले। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ओके, प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ होता है, इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं और इसी प्रदक्षिणा पथ पर वेदिका होती है। ओके, घुमावदार वाला जो इलाका होता है ना उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं और उस घुमावदार वाले पर अगर और थोड़ा ऊंचा हो जाता है तो वेदिका कहते हैं, घेर देते हैं जैसे। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करता था, संभवतः आज के किस राज्य से करते थे? तांबे का आयात करते थे राजस्थान से। ओके, आज भी राजस्थान में तांबा आयात किया जाता है। ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करता था किससे? राजस्थान से। ओके, मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 1200 से लेकर 10,000 ईस्वी तक मध्य पाषाण काल। ओके, मध्य पाषाण काल का समय कितना है? 1200 से 10,000। 1200 से 10,000। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेरी गाजा पतन का विवरण दिया गया है? तो एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया? एक यूनानी नाविक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा बेरी गाजा पतन का विवरण दिया गया है? बेरी गाजा पतन का विवरण दिया गया एक यूनानी नाविक के द्वारा। ओके, एक यूनानी नाविक के द्वारा दिया गया है बेरी गाजा पतन। पतन का मतलब पोर्ट होता है। ठीक है, बेरी गाजा पोर्टे एक यूनानियों के द्वारा दिया गया है। नाम से ही लग रहा है बेरी गाजा यूनानी वर्ड है। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सभा कहलाती थी। ब्राह्मण लोग रहता था, उसका भू माने जमीन का स्वामी होता था, स्वामी का संगठन कहलाता था सभा। ठीक है, क्या कहलाता था? सभा। ठीक है। भारत में शायद ही आपको ब्राह्मण दिखेगा जो क्या होगा? जमीन से रहित होगा। ठीक है, जमीन से रहित मतलब जिसके पास जमीन
होगा ही नहीं, ऐसा कोई ब्राह्मण आपको जल्दी नहीं मिलेगा। गरीब अमीर सब मिल जाएगा, लेकिन जमीन उसके पास जरूर होगा, अचल संपत्ति जरूर होगा, अचल संपत्ति हो चाहे ना हो, ठीक है, जिसका करोड़ों वैल्यू हो सकती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? तो जन मिलता है, जिसे विष भी कहते हैं, ठीक है, पुरुष जन, पुरुजन कहते हैं, भरत जन भी कहते हैं, जिसे विषु कहते हैं, ठीक है, यदुजन जिसे विष विष कहते हैं, ठीक है, तीनों मिलता है। ऋग्वेद में मिलता कौन कौन से शब्द है? पुरुजन जिसे विष कहते हैं, यदुजन, पुरुजन, यदुजन, भरतजन, पुरुजन, भरतजन, यदुजन, ओके, तीनों मिलता है। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। फिर सुनिएगा, सोन नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र था वो मगध के नाम से जाना जाता था। ओके, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी है कौन? सोन है। इसके आसपास का जो भी क्षेत्र था प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। ओके, और प्राची नाम का जो जगह था जिसकी राजधानी कैपिटल कौन थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। ओके, अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था।